नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने जारी किया दिशा निर्देश। 15 अगस्त तक दिल्ली छोड़कर बाहर ना जाए कोई मंत्री। क्या है इसका कारण, आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कारगिल एयरबेस से लेकर तमाम नक्शे पहुंचे पाकिस्तान। ड्रोन की जानकारी भी है दुश्मन के पास। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों तक पहुंचेगा 1 लाख करोड़ रुपया। कोरोना के खिलाफ पैकेज का ऐलान, मोदी कैबिनेट के अहम फैसले। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पीएम मोदी ने जारी किया दिशा निर्देश। 15 अगस्त तक दिल्ली छोड़कर बाहर नहीं जाए कोई मंत्री, जाने कारण। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट में बड़ा फेरबदल कर दिया है। देश में 43 नए केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। बीते दिन ही इन मंत्रियों ने अपने मंत्री पद की शपथ ली है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हाईकमान की ओर से सभी मंत्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को 15 अगस्त तक राजधानी दिल्ली नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, इसके साथ इन मंत्री जश्न भी नहीं मनाएगा। जानकारों के मुताबिक जश्न नहीं मनाने के पीछे कोरोना वायरस की गाइडलाइन हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं। हाईकमान की ओर से कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए ये सभी मंत्रियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अपने क्षेत्रों में जश्न नहीं मनाएगा। रिपोर्टर्स के मुताबिक शीर्ष नेतृत्व ने सभी मंत्रियों से कहा है कि वह दिल्ली में रहकर अपने अपने मंत्रालय का काम समझें और आगे की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। वहीं सभी नए मंत्री आज पार्टी मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिला दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवसेना और कांग्रेस से होते हुए बीजेपी में आए नारायण राणे और असम में हेमंत बिस्व शर्मा के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले सर्बानंद सोनोवाल समेत 36 नए चेहरे सरकार का हिस्सा बने हैं। देश के नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कामकाज संभालने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप काम करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले ये मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन के पास था। किरेन रिजिजू ने देश के नए कानून मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले ये मंत्रालय रविशंकर प्रसाद के पास था। वहीं रिजिजू पहले खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पदभार संभालते ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है और जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय रहेगा। अमित शाह के पास गृह और सहकारिता मंत्रालय, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने रहेंगे और निर्मला सीतारमण वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री के पद पर अपना काम जारी रख। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कारगिल एयरबेस से लेकर तमाम नक्शे पहुंचे पाकिस्तान। ड्रोन की जानकारी भी दुश्मन के पास। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना के 2 जवानों ने महज 92,000 रुपए के लिए पूरे देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया और 900 के करीब संवेदनशील दस्तावेज पाक पहुंचा दिए। इसमें से 800 दस्तावेज ऐसे हैं जिनको लेकर भारतीय सुरक्षा व सेना मंत्रालय की नींद उड़ गई है। लिहाजा कारगिल इलाके में सेना ने अपनी तमाम गतिविधियों के रूट बदल दिए हैं और पूरे स्टाफ को तब्दील कर दिया है। हाल ही में जलंधर देहात पुलिस ने 2 भारतीय सेना के जवानों को गिरफ्तार किया है। हरप्रीत 2017 में 19 राष्ट्रीय राइफल्स में भर्ती हुआ था, जिसने 18 सिख लाइट इन्फेंट्री में तैनात गुरभेज सिंह से साठगांठ तक गोपनीय दस्तावेजों को हासिल कर पाक भेजा और इस कार्य के लिए महज उनको 92,000 रुपए की राशि मिली। दरअसल गुरभेज सिंह कारगिल में 18 सिख लाइट इन्फेंट्री में बतौर क्लर्क के पद पर तैनात था। दोपहर को 3 से लेकर 5 बजे के बीच वह हेडक्वार्टर में बिल्कुल अकेला होता था और इस दौरान वह तमाम फाइलों की फोटो क्लिक कर आगे हरप्रीत सिंह को भेज देता था, जो एक ऐप के माध्यम से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पास पहुंच जाती थी। चंद दिनों में ही उसने करीब 900 दस्तावेजों को पाक भेज दिया। इनमें कारगिल में बन रहे भारतीय सेना के नए एयरबेस के अलावा सेना के जवानों के ट्रेनिंग सेंटर की पूरी जानकारी थी। इसके अलावा कारगिल के आसपास सेना की टुकड़ी के ठिकाने और कार्य करने वाले ड्रोन की पूरी जानकारी थी। भारतीय सेना के पास कारगिल में क्या तैयारियां हैं, कहां पर हवाई एयरबेस बने हुए हैं और कौन से नए तैयार हो रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी गुरभेज सिंह ने पाकिस्तान भेज दी। पहली बार गुरभेज सिंह को 50,000 रुपए की राशि दी गई तो उसके हौसले बुलंद हो गए और उसने बाकायदा गोपनीय दस्तावेज की अलमारी खोलकर उसमें से फाइल निकाली और मोबाइल पर फोटो क्लिक कर आगे हरप्रीत सिंह को भेज दी। सेना की खुफिया एजेंसी के मुताबिक 900 दस्तावेज पाक जा चुके हैं, जिसमें से 800 काफी संवेदनशील है। लिहाजा भारतीय सेना ने अपने एयरबेस को बदलना शुरू कर दिया है। ट्रेनिंग सेंटर को भी बदला गया है और सेना के रूट में भी बदलाव किया गया है। ड्रोन को लेकर भी मंथन चल रहा है और उसकी दिशा बदली जा रही है। सेना ने कारगिल में तैनात काफी स्टाफ व जवानों को बदल दिया है। वहीं SP मनप्रीत सिंह ढिल्लों का कहना है कि वह मामले की जांच कर रहे हैं और मामला काफी संवेदनशील और भारतीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए वह अधिक जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन 900 दस्तावेज पाक जा चुके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों तक पहुंचेगा 1 लाख करोड़ रुपया। कोरोना के खिलाफ पैकेज का ऐलान, मोदी कैबिनेट के अहम फैसले। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुरुवार को हुए कैबिनेट की बैठक में कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक में
मंडी के जरिए किसानों तक 1 लाख करोड़ रुपया पहुंचाने की योजना तैयार की गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मंडियों का सशक्तिकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही कोविड से लड़ाई के लिए स्वास्थ्य पैकेज का ऐलान भी केंद्र की ओर से किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसान आंदोलन से जुड़े मित्रों से कहना चाहता हूं कि नए कानूनों से एपीएमसी खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मंडियों को और मजबूत किया जाएगा। नरेंद्र तोमर ने कहा कि भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तौर पर 1 लाख करोड़ की राशि जारी की थी। अब एपीएमसी भी इस फंड का इस्तेमाल कर सकेगी। दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए राहत पैकेज का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा 15,000 करोड़ का फंड कोविड शुरू होने के समय दिया गया, जिससे कोविड हेल्थ सेंटर, केयर सेंटर और लैब अपग्रेड हुआ। इसी तरह से कोरोना की दूसरी लहर में जो समस्याएं आई वो आगे ना हो, उससे निपटने के लिए भारत सरकार ने 123 करोड़ रुपए का दूसरा पैकेज जारी किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नियम उल्लंघन पर ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है केंद्र, हाईकोर्ट का निर्देश। जी हां दोस्तों, ट्विटर और भारत सरकार के बीच तनातनी का दौर जारी है। सरकार अभी भी ट्विटर पर नए आईटी नियमों के तहत जरूरी बदलाव न करने के आरोप लगा रही है। वहीं ट्विटर भी अपनी तरफ से दावे कर रहा है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस में बड़ा फैसला दिया है, जो एक तरफ केंद्र को और शक्ति प्रदान कर सकता है, वहीं ट्विटर की मुसीबतों को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि केंद्र कानून के मुताबिक ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ट्विटर को अंतरिम संरक्षण नहीं दिया गया है। ऐसे में अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से नियम तोड़ जाते हैं तो केंद्र कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। सुनवाई के दौरान ट्विटर ने जरूर जोर देकर कहा कि उनकी तरफ से अंतरिम अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है, पर स्थायी के लिए कुछ समय चाहिए। इस पर कोर्ट ने सवाल खड़ा किया कि अभी भी ट्विटर की तरफ से सिर्फ 3 अंतरिम अधिकारी की नियुक्ति क्यों की गई है। वहीं कोर्ट की तरफ से यह भी सवाल पूछा गया कि ट्विटर नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुपालन में स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति कब तक करेगा। ट्विटर अपने तर्क में सिर्फ इतना कह पाया कि उसने अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी की सेवाओं को एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को नियुक्त किया है। इस संबंध में मीट बाई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी जानकारी दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रंप के बयान पर फिर मचा बवाल। इतिहास के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर की तारीफ की, बताई 1930 की एक बड़ी उपलब्धि। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर की तारीफ की थी, जिस पर अब बवाल मचा हुआ है। ट्रंप ने 2018 में अपनी यूरोप की यात्रा के दौरान कथित तौर पर हिटलर की सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि हिटलर ने बहुत सी अच्छी चीजें भी की है। ब्रिटेन की न्यूज वेबसाइट गार्जियन के अनुसार ट्रंप ने ये बातें अपने तत्कालीन चीफ ऑफ स्टाफ जॉन कैली से कही थी। ट्रंप प्रथम विश्व युद्ध के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उस समय फ्रांस गए थे। ट्रंप और कैली की इस बातचीत की जानकारी माइकल बेंडर की किताब में दी गई है। इस किताब का शीर्षक है फ्रैंकली वी डिड विन दिस इलेक्शन, द इनसाइड स्टोरी ऑफ ट्रंप लॉस्ट। माइकल वॉल स्ट्रीट जर्नल में पत्रकार हैं। गार्जियन का कहना है कि उसे किताब की कॉपी मिली है, जो अभी तक स्टोर्स पर रिलीज नहीं की गई है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी मरीन कॉर्प्स से सेवानिवृत्त जनरल कैली ट्रंप के बयानों से हैरान रह गए थे। कैली उस समय ट्रंप से बात कर रहे थे कि पहले विश्व युद्ध में कौन से देश किस तरफ थे, पहले और दूसरे विश्व युद्ध में क्या संबंध था और हिटलर ने कौन से अत्याचार किए थे। कैली ट्रंप को बताने की कोशिश कर रहे थे कि वह गलत है, लेकिन ट्रंप हिटलर के कार्यकाल में 1930 में जर्मनी की सुधरती अर्थव्यवस्था के गुणगान गा रहे थे। वहीं ट्रंप की प्रवक्ता लिज हैरिंगटन ने माइकल की किताब में कही इन बातों को खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने कभी कुछ ऐसा नहीं कहा, ये सब झूठ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्वाड देशों की बैठक में कोरोना वायरस पर घिर सकता चीन। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत क्वाड के अन्य देशों के साथ बैठक कर सकते हैं। इस बैठक की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति करेंगे। क्वाड देशों की बैठक में कोरोना वायरस प्रमुख मुद्दा हो सकता है और चीन को घेरा जा सकता है। बता दें कि कोरोना वायरस के उद्गम स्थल को लेकर दुनिया में बहस जारी है। कुछ समय पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जांच की रिपोर्ट 90 दिनों के भीतर सौंपने के आदेश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि चीन इस मुद्दे पर घिर सकता है। लोकतांत्रिक देशों के समूह क्वाड में भारत, अमेरिका के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया है। हालांकि अब तक इस बैठक की तारीख आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है। ये पहली बैठक होगी जब क्वाड देशों के नेता आमने सामने मिलेंगे। साथ ही इस बैठक में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आमने सामने मुलाकात होगी। इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिकी कोऑर्डिनेटर ने कुट कैम्बेल ने इस बैठक से संबंधित घोषणा मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान की है। इससे पहले 4 देशों के नेता वर्चुअल माध्यम से बीते मार्च महीने में मिले थे। इस बैठक को लेकर चीन तिलमिला गया था। बैठक से परेशान चीन ने कहा था कि अगर क्वाड अपने विरोधात्मक पूर्वाग्रह और कोल्ड वॉर मानसिकता को खत्म नहीं करता है तो वह बिना किसी अंजाम तक पहुंचे खत्म हो जाएगा और उसे कोई समर्थन भी नहीं मिलेगा। बीजिंग ने क्वाड या चतुर्भुज सुरक्षा संवाद को एक विचारधारा पर आधारित एक गुट बताते हुए उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए हानिकारक करार दिया था। मार्च में हुए शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समक्ष स्कॉट मॉरिसन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने भाग लिया था। 4 देशों की सदस्यता वाले क्वाड समूह के नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे चीन को स्पष्ट संदेश देते हुए इस बात पर पुनः जोर दिया था कि वे यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं यह क्षेत्र सभी के लिए सुगम हो और नौवहन की स्वतंत्रता एवं विवादों के शांतिपूर्ण समाधान जैसे मूल सिद्धांतों एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार इसका रुख करते हैं। अगली खबर की तरफ, भारत के वर्चस्व से डरा चीन, मुकाबले के लिए बनाई गैर परंपरागत युद्ध की रणनीति। जी हाँ दोस्तों, चीन को भारत के पश्चिमी देशों और अमेरिका से दोस्ती रास आ नहीं रही है। भारत की दुनिया में बढ़ते वर्चस्व के कारण चीन सीधे तौर पर उससे नहीं टकरा सकता। चीन को डर है कि अमेरिकी सहयोगी और पश्चिमी देशों का समर्थन पा रहे भारत के खिलाफ सीधे युद्ध करना आसान नहीं है। इसलिए चीन ने भारत के खिलाफ अलग तरह का गैर परंपरागत युद्ध छेड़ने की रणनीति बनाई है। इसके तहत उसने सीमा पर झड़पों, साइबर हमले और क्षेत्र का चुपके से विनियोग करने की रणनीति अपनाई है। इसी के चलते वह लगातार भारत के साथ गैर परंपरागत युद्ध में संलिप्त है। अमेरिकी विचारक और लेखक जेनेट लेवी ने अपनी किताब में अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर चाइनीज मास्टर प्लान टू डिस्ट्रॉय में लिखे लेख में बताया है कि चीनी इरादों में सैन्य टकराव से बचने के लिए इन देशों को आर्थिक झटके देना, वित्तीय व्यवस्थाओं को निशाना बनाना, बुनियादी ढांचे को काबू में लेना, साइबर हमले और राजनीतिक प्रचार आदि शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह सब कुछ 1999 में 2 चीनी अधिकारियों की सुझाई रणनीति का नतीजा है जिन्होंने अमेरिका को परास्त करने के लिए चीनी सरकार के सामने रखे थे। इन उपायों में अमेरिकी सहयोगी भारत का इस्तेमाल करना भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी रणनीति के तहत वह मुंबई में बिजली संकट, साझा जल संसाधनों के डायवर्जन और भारत के कट्टर शत्रु पाकिस्तान के साथ विश्वास बनाने की कोशिश की गई। लेखक जेनेट लेवी ने कहा कि भारत चीन का संघर्ष जमीन पर जितना दिखता है उससे कहीं अधिक गहरा है। यह भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र और अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी को कमजोर करके अमेरिका को पछाड़ने व अस्थिर करने की चीनी रणनीति का एक हिस्सा है। ऐसा करने से चीन मानता है वह अमेरिका और पश्चिमी देशों की गठबंधन रणनीति को टक्कर दे सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी सैनिकों की 90% वापसी पूरी, 7 सैन्य ठिकानों को सौंपा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी जारी है। अब तक 90% से ज्यादा वापसी पूरी हो चुकी है। यहाँ 7 सैन्य ठिकानों को औपचारिक रूप से अफगान रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि करीब 1000 C-17 मालवाहक विमान अफगानिस्तान से सैन्य उपकरण लेकर खड़े उड़े हैं। पेंटागन के मुताबिक अफगानिस्तान से सैन्य उपकरण लेकर रवाना होने से पहले कई सैन्य उपकरणों को निपटान के लिए रक्षा रसद एजेंसी को सौंप दिया गया है। नाटो देश भी अमेरिकी समन्वय से अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को तेजी से वापस निकाल रहे हैं। जर्मनी ने अपने सभी सैनिकों को वापस भी बुला लिया है और उसने उत्तरी अफगानिस्तान के मजारे शरीफ में स्थित अपना वाणिज्य दूतावास बंद कर दिया है। पिछले सप्ताह अमेरिकी और नाटो बलों ने अफगानिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य हवाई अड्डा बाग्राम एयरबेस भी खाली कर दिया है। विदेशी सैनिकों की वापसी के साथ तालिबान ने सरकारी बलों से लड़ने के बाद उत्तरी अफगानिस्तान और देश के अन्य हिस्सों में कई जिलों पर कब्जा कर लिया है। हालांकि अफगान सुरक्षा बलों ने तालिबान को आगे बढ़ने से रोकने का संकल्प लिया है। अफगान अधिकारियों का दावा है कि अमेरिकी सेना ने उन्हें बिना बताए और बेस के लिए एक नया अफगान कमांडर नियुक्त किए बिना ही यह ठिकाना छोड़ दिया है। अमेरिकी सैनिकों के जाने के 2 घंटे से अधिक समय बाद इस बारे में पता चला। बेस में एक जेल भी है जहां हजारों तालिबान और अन्य कैदी सालों से बंद हैं। अफगान कमांडर जनरल मीर असद कोहिस्तानी ने इसकी पुष्टि की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने दी धमकी, ताइवान के साथ आई जापानी सेना तो मिटा देगी PLA। जी हाँ दोस्तों, जापान के उप प्रधानमंत्री तारो आसो के ताइवान पर चीन के हमले की सूरत में जापानी सेना की मदद के बयान से ड्रैगन बुरी तरह से भड़क उठा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हू शिजिन ने धमकी दी है कि अगर जापानी सेना ताइवान की मदद के लिए आई तो उसे चीन की सेना मिटा देगी। इससे पहले आसो ने कहा था कि अगर चीनी हमला होता है तो अमेरिका के साथ जापान को ताइवान की मदद करने की जरूरत होगी। हू शिजिन ने चीन के सोशल मीडिया वेबसाइट वीबो पर जापानी उप प्रधानमंत्री को बड़ा मुंहवाला बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ताइवान स्ट्रेट में युद्ध होता है तो जापान के लिए अच्छा होगा कि वह इससे दूर रहे। अगर जापान की सेना युद्ध में शामिल होती है और चीन की सेना पर हमले करती है तो PLA न केवल जापानी सेना को तबाह कर देगी बल्कि उसे जापानी सेना के अड्डों और उससे जुड़े सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले का अधिकार होगा ताकि उसे पंगु बनाया जा सके। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने न केवल जापानी मंत्री के बयान का कड़ा विरोध किया बल्कि राजनयिक माध्यम से टोक्यो से शिकायत दर्ज कराई है। चीनी प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा, हम किसी को भी ताइवान के सवाल पर हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे। इससे पहले तारो आसो ने संकेत दिया था कि चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो वह ताइपे की मदद के लिए आ सकता है। उन्होंने कहा कि ताइवान के हारने से जापान के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। जापानी उप प्रधानमंत्री ने कहा, अगर ताइवान में बड़ी घटना घटती है तो यह मानने में असामान्य बात नहीं होगी, यह जापान के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जापान और अमेरिका को मिलकर ताइवान की रक्षा के लिए काम करना होगा। बता दें कि चीन ताइवान के शांतिपूर्ण
विलय की बात तो करता है, लेकिन उसने ताकत के इस्तेमाल को कभी खारिज नहीं किया है। यही नहीं, चीनी वायुसेना के फाइटर जेट अक्सर ताइवान के क्षेत्र में घुसते रहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संक्रमण ने दुनिया भर में ली 40 लाख से अधिक जानें। चिंतित संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने दिया वैश्विक टीकाकरण पर जोर। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने बुधवार को वैश्विक वैक्सीनेशन प्लान पर जोर दिया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों का आंकड़ा 40 लाख के पार जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, दुनिया आज कोविड-19 महामारी के कारण एक और दुखद आंकड़े पर पहुंच गई। 40 लाख जिंदगियां वायरस के कारण खत्म हो गई। पृथ्वी पर 3 देशों में से एक की जनसंख्या से अधिक मौतें हुई हैं। उन्होंने कोरोना वैक्सीन को उम्मीद की किरण बताते हुए कहा कि अब भी कई देश इससे महरूम हैं। वैक्सीन वितरण को वायरस पिछाड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी और कहा, महामारी दूर होने में अभी लंबा वक्त लगेगा। इस साल आधे से अधिक संक्रमितों की जांच ली गई। यह जितना अधिक फैलेगा उतने अधिक इसके वेरिएंट की उत्पत्ति होगी, जो अधिक घातक होते जाएंगे और वैक्सीन भी इन पर कारगर नहीं होगा। दूसरी ओर मौतों का आंकड़ा देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चिंता व्यक्त की है। संगठन ने उन देशों को कड़ी फटकार लगाई जहाँ पाबंदियों में ढील दी गई है। बता दें कि अनेकों एशियाई देशों में कोरोना मामलों में फिर से बढ़त दर्ज की जा रही है। इंडोनेशिया में मौतों के आंकड़ों में 10% का इजाफा हुआ है। अफ्रीका और दुनिया के बेहद गरीब देशों में वैक्सीनेशन अभियान बमुश्किल ही शुरू हुए हैं और टीकों की अत्यधिक कमी से जूझ रहे हैं। अमेरिका और अन्य अमीर देशों ने संघर्ष कर रहे देशों को कम से कम 1 अरब वैक्सीन देने पर सहमति जताई है। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार 1.5 साल में हुई मौतों का यह आंकड़ा पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो के अनुमान के मुताबिक 1982 के बाद दुनिया में जितने युद्ध हुए हैं उनमें मारे गए लोगों के लगभग बराबर है। यह संख्या हर साल दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले लोगों से 3 गुना ज्यादा है। यह लॉस एंजलिस या जॉर्जिया की आबादी के बराबर है। यह संख्या हांगकांग की आधी आबादी से ज्यादा या न्यूयॉर्क सिटी की लगभग 50% जनसंख्या जितना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की गीदड़ भभकी की ताइवान ने निकाली हवा। एयर डिफेंस जोन में घुसे ड्रैगन के फाइटर जेट को खदेड़ा। जी हाँ दोस्तों, चीन के फाइजर जेट ने एक बार फिर से ताइवान की वायु सीमा में घुसकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। चीन के ये लड़ाकू विमान ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में बुधवार की सुबह घुसे थे। ताइवान में चीन के फाइटर जेट द्वारा की गई ये इस माह की चौथी घटना है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के शांगजी Y-8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन दक्षिण पश्चिम से ताइवान के ADI जेट में घुसे थे। इसके जवाब में ताइवान ने इसको लेकर रेडियो वार्निंग दी और अपने विमानों को चीन के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए भेजा। चीन के लड़ाकू विमानों को ताइवान के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने ट्रैक किया था। इससे पहले चीन के विमानों ने इस तरह की हरकत 2, 3 और 4 जुलाई को भी की थी। ताइवान के मुताबिक इन विमानों ने काफी कम गति में उड़ान भरी थी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष सितंबर के मध्य में अपनी ग्रे जोन नीति के तहत ताइवान के ADI जेट में लगातार विमानों को भेजने की कवायद शुरू की है। ये जोन ताइवान के दक्षिण पश्चिम में है। ज्यादातर इसके लिए 1 से 3 धीमी गति से उड़ने वाले टर्बोप्रॉप विमानों का इस्तेमाल किया गया है। ताइवान ने चीन के इस दुस्साहस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ताइवान का कहना है कि चीन की ये कवायद गैर जरूरी है, जिस पर उसको दोबारा विचार करने की जरूरत है। आपको बता दें कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानकर उस पर अपना अधिकार जताता आया है। चीन की मुख्य भूमि से अलग ताइवान में करीब 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। बीते 7 दशकों से ही ताइवान एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह अपना काम कर रहा है। वो चीन के अधिकार को गलत बताते हुए खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। ताइवान ने चीन द्वारा यहाँ पर भेजे गए लड़ाकू विमानों को कई बार बाहर खदेड़ने का काम किया है। कई बार दोनों के बीच यहाँ के अधिकार को लेकर तीखी बयानबाजी भी हो चुकी है। अमेरिका के साथ ताइवान के संबंध मजबूत होने की वजह से भी चीन को काफी खतरा महसूस होता है। यही वजह है कि वो ताइवान पर काफी अधिक आक्रामक होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन अमेरिका और ताइवान के रिश्तों को लेकर कई बार सवाल खड़े कर चुका है। चीन कई बार इस बात को कह चुका है कि ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र बताने का अर्थ केवल युद्ध की शुरुआत करना है। चीन ने ताइवान से संबंधों को लेकर अमेरिका को भी कई बार आगाह किया है। चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से पिछले माह जारी किए गए एक बयान में कहा गया था कि वो अमेरिका और ताइवान के बीच रक्षा संबंधों को स्वीकार नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत पाक बॉर्डर पर नशे की तस्करी, 22 किलो हेरोइन के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, पंजाब और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की कड़ी चौकसी होने के बाद अब मादक पदार्थों के तस्करों ने राजस्थान की सरहद को अपना नया रास्ता बनाया है। इसी इलाके में ATS एवं बाड़मेर पुलिस की पैनी नजर से मादक पदार्थों का नेटवर्क तबाह हो रहा है। सरहदी बाड़मेर में ATS और बाड़मेर पुलिस ने भारी मात्रा में हेरोइन बरामद कर पाकिस्तान से चल रहे नशे के कारोबार की कमर तोड़कर रख दी है। ATS ने बाड़मेर पुलिस के साथ मिलकर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक अवैध मादक पदार्थ 22 किलो हेरोइन के साथ 4 तस्करों को भी ATS ने गिरफ्तार किया है। ADG ATS अशोक राठौड़ और DIG ATS अंशुमन भूमिया के निर्देशन में सरहदी बाड़मेर में हुई कार्रवाई में 30 करोड़ की लागत की 22 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक ATS और बाड़मेर पुलिस ने देरावर सिंह पुत्र नरपत सिंह निवासी पांचला गडरा रोड, कालू सिंह
कालू सिंह पुत्र खेत सिंह निवासी अबेका पार, खेत सिंह पुत्र दीप सिंह निवासी अबेका पार और देवी सिंह पुत्र भंवर सिंह निवासी अबेका पार को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही तस्करी के गिरोह से जुड़े अन्य पहलुओं को जानने की भी कोशिश की जा रही है। बाड़मेर के रास्ते पंजाब सप्लाई होने वाली इस हेरोइन की बरामदगी से पहले फरवरी में भी इसी तरह 7 किलो हेरोइन की खेप बाड़मेर की बीजराड़ इलाके में पकड़ी गई थी। इस मामले में पकड़े गए तस्करों से अब एटीएस सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त पूछताछ करने में जुट गई हैं। पुलिस व एटीएस ने चारों तस्करों से कब्जे से एक बोलेरो और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। गौरतलब है कि एटीएस व पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 22 किलो हेरोइन को जब्त कर तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।